मेरा देश सिर्फ मिट्टी नहीं पर कुछ लोगों से बनता है। कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल बट इट्स मेड फ्रॉम द पीपल लाइक यू एंड मी। आपसे और हमसे यह देश बनता है और यह मिट्टी जो है वो आपको और हमको सपोर्ट करती है, आपको और हमको सहायता देती है। बहुत बहुत नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एजुकेटर मेंटर सांघी सर और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। करने जा रहे हैं बजट का कंप्लीट एनालिसिस, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आनंद उठाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं ताकि हमारा जो वीडियो है वो अच्छे उसमें रैंक कर पाए। तो कई सारे चेंजेस हुए हैं, सारे सेक्टर्स का ख्याल रखा गया है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, डिजिटल इकोसिस्टम हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, और सारे आंकड़ों पर हम एक बार नजर डालेंगे। तो आइए देखते हैं वित्त मंत्री सीतारमण जी ने क्या क्या चीजें बोली। तो लेट्स हैव अ लुक एट द बजट। मैं आपको यह बता दूं कि निर्मला सीतारमण का 8वां बजट था ये। दिस वॉज हर 8th बजट, जो पिछले इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स रहे हैं उन सब के नंबर ऑफ बजट्स प्रस्तुत करे गए यहां पर लिखे हुए हैं। मोरारजी देसाई के हैं, चिदम्बरम साहब के हैं, निर्मला सीतारमण का 8वां बजट है, इसके ऊपर चिदम्बरम साहब के 9 बजट्स थे, मोरारजी देसाई के 10 बजट्स थे। तो इसी तरीके से करते करते जेटली साहब के 5 बजट्स थे। तो डिपेंड करता है कि कितने साल कोई फाइनेंस मिनिस्टर रहा, अकॉर्डिंगली उतने बजट्स उस वित्त मंत्री के दे रखे हैं। हमारी जो विकास की यात्रा रही है, आज जर्नी टू डेवलपमेंट, उसमें हमने किन किन चीजों पे फोकस किया है या किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, यह चीज आपके हमारे के लिए समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी अर्थव्यवस्था 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है। इट इज डिवाइडेड इन 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। और सबसे जरूरी सेक्टर होता है एग्रीकल्चर, जिसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो पहला जो सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर। एक इंजन ऑफ डेवलपमेंट, एक विकास भारत की तरफ, विकसित भारत की तरफ अगर हमें बढ़ना है तो हमें सबसे पहले अपने किसान भाई बहनों के बारे में सोचना पड़ेगा, एग्रीकल्चर के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप ही लोग ऐसे हैं जो कि हमें हर चीज में सपोर्ट करते हैं, हर चीज में हमारी सहायता करते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पहली चीज है। फिर आती है बात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, यानी सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर बहुत ब्रॉड है, लेकिन इस पर्टिकुलर बजट में सेकेंडरी सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज पर फोकस रखा गया है। बहुत ज्यादा जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं, इसका कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में कितना है, क्या योगदान है एमएसएमई सेक्टर का, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आती है बात इन्वेस्टमेंट की। कोई भी सेक्टर का ग्रोथ या डेवलपमेंट, जैसी हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, किसी भी सेक्टर का ग्रोथ या डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगाया जाता है, कितनी लागत लगाई जाती है। ऐसा कहा जाता है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, कि 1 रुपया अगर हम रोड्स पर खर्च करते हैं, इफ वी स्पेंड 1 रुपी ऑन क्रिएटिंग रोड कैसी भी हो, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवे, बॉर्डर रोड, अगर 1 रुपया खर्च करते हैं तो उसकी वजह से इकोनॉमी में 3.5 रुपए का आउटपुट निकलता है, यानी कि 3.5 रुपीज का फायदा हमें मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से आपको आउटपुट काफी हद तक मिलता है, बहुत चीजों में मिलता है। इस वजह से इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। और आखिरी चीज है एक्सपोर्ट। देखिए, टर्शरी सेक्टर के बारे में बात नहीं करी, बात हमने करी है एक्सपोर्ट की। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडिया के केस में, क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया में अपना एक होल्ड बना पाए तो उसके लिए हमारे प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में फैले होने चाहिए। और दूसरी चीज है, एक्सपोर्ट करने से ये होता है, मतलब ये होता है कि दूसरे देश हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, एक बहुत स्ट्रेंथनिंग पावर है। इस वजह से एक्सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीजों को इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। तो जब हम इन चीजों पे फोकस करते हैं तो हमारे विकसित भारत की तरफ
जो आगे बढ़ने वाली चीज रहेगी या उसकी तरफ पहुंचने के लिए हमें किन किन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है आर्थिक वृद्धि, यानी वी हैव टू एक्सेलरेट ग्रोथ। उसके बाद आता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, बहुत जरूरी चीज है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब यह होता है कि हम डेवलपमेंट करें, यानी आर्थिक विकास करें। आर्थिक विकास के साथ साथ वो विकास कैसा होना चाहिए? वो विकास होना चाहिए पूरी तरीके से इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब यह है वो हर सब लोगों को इंक्लूड करके आगे बढ़ाता हुआ लेकर चले। इट शुड बी इंक्लूसिव डेवलपमेंट। एनहांस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास। जो भारत का मिडिल क्लास राइज कर रहा है उसकी तरफ वित्त मंत्री ने काफी बढ़िया इस बार एलोकेशन किया है। एलोकेशन क्या किया है, मतलब उनके लिए एक बहुत जबरदस्त छूट दी है, आप लोग जानते ही हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। इनविगरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स, ये हमने बात अभी करी है। और हाउस होल्ड सेंटिमेंट को जो है बढ़ाया जाए। हाउस होल्ड सेंटिमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड्स आर मिडिल क्लास। अगर आप मिडिल क्लास के लिए कुछ करते हैं तो हाउस होल्ड्स ऑटोमेटिकली अपना एक सेंटिमेंट ऊपर रखते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं आंकड़ों पे कि भारत के क्या खर्चे आमदनी रहे हैं पिछले साल, इस साल, और क्या प्रोजेक्टेड है आने वाले साल में। तो देखो कितना खर्चा किया भारत सरकार ने आप पर और हम पर, यानी कि भारतीयों पर। तो जब हम एक्सपेंडिचर देखते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर की जो फिगर है 2023-24 यानी कि पिछले साल, ये थी 44,43,000 करोड़, 44,43,000 करोड़। 2024-25 में यह खर्चा हुआ 47,16,000 करोड़, यानी 3 लाख रुपए से तकरीबन ज्यादा खर्चा हुआ, 3 लाख करोड़ का ज्यादा खर्चा हुआ। और 2025-26 जो आने वाला साल है, जिसका बजट आज आया है, उस पे खर्चा है, एस्टिमेटेड है 50,65,000 करोड़, यानी भारत सरकार ने अपना खर्चा बढ़ाया है। तो 50,65,000 करोड़, 345 करोड़ जो है वो हमारा टोटल खर्चा होगा। यहां पर यह बता दूं, टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू प्लस कैपिटल। अब देखते हैं ये खर्चा करने के लिए सरकार के पास पैसे कहां से आएंगे, रिसीट्स का क्या सोर्स है। रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो पिछले साल थी 27,29,000 करोड़ और कैपिटल रिसीट्स रही 17,14,000 करोड़। तो टोटल मिला के रिसीट्स भी उतनी ही रही, 44,43,000 करोड़। 2024-25 जो साल में हम अभी हैं, इसमें 30,87,000 करोड़, 30,87,000 करोड़, और कैपिटल रिसीट्स रही 16,28,000 करोड़। टोटल 47,16,000 करोड़ का हमारा रिसीट रहा। और आने वाले साल में अनुमान है 34,20,000 करोड़ जो है वो रेवेन्यू रिसीट रहेगी, और 16,44,000 करोड़ यानी 16,45,000 करोड़ जो है ये हमारी कैपिटल रिसीट रहेगी। तो आप देख सकते हैं कैपिटल रिसीट भी बढ़ रही है और रेवेन्यू रिसीट भी बढ़ रही है, दोनों तरह की रिसीट्स जो है वो बढ़ रही है। जब हमारे पास रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स दोनों होते हैं तो उनके बेसिस पे हम सरप्लस या डेफिसिट यानी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट जो भारत का रहेगा, फिस्कल डेफिसिट पिछले साल था 16,54,000 करोड़, इस साल है 15,69,000 करोड़, और आने वाले साल में भी तकरीबन इतना ही रहेगा, 15,68,000 करोड़। मतलब अगर हम फिस्कल डेफिसिट को सेम रेट पर भी मेंटेन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो आप ये समझ के चलिए ज्यादा रिसीट्स हो रही है, खर्चा भी ज्यादा हो रहा है, डेफिसिट जो है वो कंट्रोल करके रख रहे हैं। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी अ बिग अचीवमेंट। ये नंबर है फिस्कल डेफिसिट के। फिस्कल डेफिसिट को परसेंटेज के टर्म्स में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। प्राइमरी डेफिसिट जो था वो पिछले साल था 5,90,000 करोड़, और आने वाले साल में प्राइमरी डेफिसिट देखिए कम होके हो रहा है 2,92,000 करोड़। तो प्राइमरी डेफिसिट ऑलमोस्ट आधा कर दिया है 2 साल के अंदर अंदर। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स को अगर हटा दिया जाए तो प्राइमरी डेफिसिट जो है कम आ रहा है। इसका मतलब यह है प्राइमरी डेफिसिट का लेवल कम हो गया है। इसका मतलब यह है कि आप कोशिश ये कर रहे हो कि हम किस तरीके से उधारी का जो मतलब पूरा जो लोन का इकोसिस्टम है, उस लोन के इकोसिस्टम से कैसे बचे। दिस इज समथिंग विच इज स्टेटेड एज अ पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट। तो कुछ
नजर डालते हैं रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स पे, रेवेन्यू रिसीट्स पे। देखिए अब पूरे रिसीट्स का परसेंटेज क्या है, ये लाख करोड़ में फिगर दे रखी है। 2025-26 यानी आने वाले साल में जो बजटेड एस्टिमेट, मतलब जो अनुमान लगाया जा रहा है, रेवेन्यू रिसीट्स रहेंगी 34.2 लाख करोड़। रेवेन्यू रिसीट्स वुड बी 34.2 लाख करोड़ और कैपिटल रिसीट्स रहेंगी 16,40,000 करोड़। ये जो है ये पिछले साल के कंपैरिजन में दोनों ही रसीटें ज्यादा हैं, बोथ द रसीट्स आर हाई। इसका मतलब जो भी रेवेन्यू रिसीट्स के सोर्सेज हैं उसमें सोर्स होता है टैक्सेशन रेवेन्यू और नॉन टैक्सेशन रेवेन्यू, और कैपिटल रिसीट्स का सोर्स होता है डिसइन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ एसेट्स। ये सारी चीजें इन दोनों में उछाल आएगा, यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसके बाद बात होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो 2025-26 में 15,50,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, मतलब भारत सरकार कैपिटल चीजों पे यानी कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब पैसा खर्च करने वाली है। तो इस साल हमें बहुत जबरदस्त एलोकेशन देखने को मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 39,40,000 करोड़ है, तकरीबन 40 लाख करोड़ है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा है। यहां मैं आपको यह बता दूं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जब उछाल देखा जाता है तो यह चीज बहुत हेल्दी कंसिडर नहीं करी जाती। इनफैक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी उछाल है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी उछाल है, दोनों चीजें यहां पर देखी गई हैं। तो कहां कहां से सरकार को आमदनी आती है, रिसीट्स कहां कहां से होती है, एक बार इसका ब्रेकअप देख लेते हैं। इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स से 22% रिसीट्स होती हैं, तो इनकम टैक्स 22% रिसीट्स देता है। उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है, ये 5% रिटर्न देता है। जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स 18% रिटर्न देता है। उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स, ये भी इनकम टैक्स है कंपनीज पे, 17% रिटर्न देता है। तो अगर आप ये पूछें कि टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन कितना है, 22 + 17 आप मान सकते हैं, 22 + 17 जो कि हो गया 39%। तो 39% जो टोटल रेवेन्यू आएगा उसमें से 39% होगा इनकम टैक्स का कलेक्शन, और 18% + 5% 23% होगा जो है और इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन। कस्टम्स ड्यूटी 4% है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स जो कि डेट नहीं क्रिएट करती हैं, ये सिर्फ 1% है। नॉन टैक्सेशन रिसीट्स, इसमें फीस, फाइन्स, पेनल्टीज वगैरह आती हैं, जैसे ये सब इंटरेस्ट आ गया और बाकी आपके फीस आ गई, फाइन्स आएगी, लेट फीस आ गई, ये 9% का रेवेन्यू देती है। और 24% की रिसीट्स जो है ये उधार से आएंगी, बोरोइंग से आएंगी, 24% रिसीट्स। तो मतलब जो हमारी टोटल रिसीट्स है उसमें 1/4 जो है वो उधार का पैसा होता है, और बाकी सब टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन रेवेन्यू से आता है। अब एक नजर डालते हैं कि भारत सरकार किन किन चीजों पे पैसा खर्च करने वाली है और करती भी है। देखिए टोटल खर्चा जितना है उसमें से 4% खर्च होता है पेंशन्स पे। पेंशन पे बहुत भारी मात्रा में पैसा जाता है, जिस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेंशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए डिसकंटिन्यू करा था 2004 में। इसके बाद है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पर 8% खर्चा होता है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन यानी कि स्टेट्स को जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है वो 8% होता है टोटल खर्चे का। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ये भी फाइनेंस कमीशन की ही रिकमेंडेशन पे होता है, ये होता है 22% का खर्चा, 22% का जो ट्रांसफर है स्टेट्स को कर दिया गया। डिफेंस पे जाता है 8% खर्चा, 8% हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए पैसा जाता है। सब्सिडीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है वो 6% है। ये जो सब्सिडीज है ये सब्सिडीज अलग है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8% खर्चा है, ये भी सब्सिडीज पे ही खर्चा होता है, स्कीम्स को चलाने के लिए खर्चा होता है, 8% है। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इस पे 16% खर्चा होता है। 16% एक्सपेंडिचर ऑन सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, स्टेट्स का सपोर्ट होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें पूरा खर्चा भारत सरकार करती है, और उसके बाद है आपकी सब्सिडीज 6%, जैसे राशन सब्सिडी हो गई और कई सारी सब्सिडीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, वो खर्चा है। तो स्कीम्स पे 16 + 6 22 + 8 30% खर्चा जो है वो आप समझ के चलिए स्कीम्स पे हो रहा है। टोटल का ऑलमोस्ट 1/3 1/3 हम स्कीमों पे खर्चा कर रहे हैं। और एक बहुत मेजर खर्चा है 20% का, वो है ब्याज का इंटरेस्ट पेमेंट्स।
जितने हमने पिछले लोन्स लिए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, जितना डेट है अलग अलग सोर्सेस से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से और आपसे और हमसे यानी लोगों से, तीनों सोर्सेस से मिला के जितना लोन है उस चीज का ब्याज पूरे सरकारी बजट का 20% बनता है। तो आप सोच के देखिए हमारा डेट कितना हाई होगा जिसका 20% सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे जा रहा है। तो अब एक नजर डालते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना एलोकेट ज्यादा करा है भारत सरकार ने इस बजट में। यहां पे मैं आपको यह बता दूं कि पिछले साल 2024 में जो बजट आया था जुलाई के महीने में, उसमें 11,11,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ एलोकेट किया गया था। फिगर थी 11,11,1111 करोड़ और ये फिगर जो है ये बढ़ी है इस साल। तो आप देख सकते हैं दिस फिगर हैज इंक्रीज्ड टू ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़। तो केपेक्स में एक्सपेंडिचर जो है बढ़ाया गया है, द एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज। ये देखिए पिछले साल 11,11,000 करोड़ था, ये जो बढ़ के इन टोटालिटी 15 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। इस साल केपेक्स पे खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो एक नजर डालते हैं एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर इन 23-24 इन कंपैरिजन टू 22-23 और इसी चीज में आप ये मान के चले 24-25-26 में 24-25 से ज्यादा होगा। इट विल बी हायर इन दिस स्पेसिफिक सेंस। तो रेवेन्यू रिसीट्स विल बी ग्रेटर देन कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स जो है कैपिटल रिसीट से ज्यादा रहेंगी, अच्छी बात है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल बी ग्रेटर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये अच्छी बात नहीं है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा है मतलब डे टू डे आइटम्स पे आप ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, दिस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी हेल्दी। कैपिटल रिसीट्स आर ग्रेटर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कैपिटल रिसीट ज्यादा है कैपिटल एक्सपेंडिचर से, खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कैपिटल रिसीट्स में पूरा लोन का अमाउंट आ जाता है, which means the capital side of balance sheet is in surplus। surplus में तो है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि receipts में कितने loans आ रहे हैं। revenue expenditure is greater than revenue receipts means revenue side of the balance sheet is in deficit। ये भी एक अच्छी बात नहीं है कि हम इसमें deficit में हैं। अब जो अच्छी बात नहीं है उसमें यह देखने वाली बात है कि हमारे deficits पिछले सालों के कंपैरिजन में कहां रैंक करते हैं। ये देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए तो अगर हम 2021-22 का डेटा देखें, रेवेन्यू डेफिसिट 4.4% था, जो कि कम होते होते 1.5% पे एस्टिमेटेड है इस साल यानी 2025-26 में। 2025-26 में रेवेन्यू डेफिसिट 1.5 पे आ जाएगा। यहां मैं आपको यह बता दूं कि रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। 1.5% पे आ जाएगा, ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। और उसी तरीके से इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी कम होके 0.3% ऑफ जीडीपी पे पहुंच जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट 3.3% से 0.8% ऑफ जीडीपी पे पहुंच जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। और फाइनली आते हैं फिस्कल डेफिसिट पे। जैसा मैंने आपको बताया, फिस्कल डेफिसिट का जो फॉर्मूला है वो है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरोइंग्स यानी कि लोन्स नहीं ऐड होते हैं इन फिस्कल डेफिसिट। बोरोइंग्स या लोन्स ऐड नहीं किए जाते फिस्कल डेफिसिट में। तो फिस्कल डेफिसिट कोविड वाले ईयर में 6.7% था। इनफैक्ट 2020-21 जो एक्चुअल कोविड वाला साल था उसमें फिस्कल डेफिसिट 9.2% था। और वहां से कम होते होते इस साल का अनुमान है 2025-26 का कि फिस्कल डेफिसिट 4.4% हो जाएगा। इट विल रिड्यूस टू 4.4%, जो कि एक अच्छा आंकड़ा है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, एनके सिंह पैनल के अनुसार फिस्कल डेफिसिट को हमें कम करके 2.5% पर लेकर आना था। वी हैड टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट टू 2.5% इन 2022-23। अब जो है हम बात कर रहे हैं कि 2025-26 में ये 4.4% आएगा। तो अभी भी हम एनके सिंह पैनल के टारगेट से बहुत दूर हैं। तो एनके सिंह रिपोर्ट सजेस्ट दैट फिस्कल डेफिसिट शुड बी 2.5%। और अब जो है हमारा ये टारगेट है कि हम इसे 2 साल के बाद यानी 2027 तक 3.3% पे लेकर आएंगे। अभी हमारा टारगेट 4.4% है और इस वक्त जो हम खड़े हैं वो 5.4% पे खड़े हैं। तो फिस्कल डेफिसिट अभी भी काफी ज्यादा है, इट इज स्टिल वेरी हाई। तो इट इज नॉट समथिंग विच इज
वेरी रोजी, फिस्कल डेफिसिट नहीं है। तो देखते हैं एक्सपेंडिचर ऑन मेजर आइटम्स। डिफेंस पे 4,91,000 करोड़ का खर्चा है, 8% ऑफ जीडीपी। रूरल डेवलपमेंट पे 2,67,000 करोड़ है। होम अफेयर्स 2,33,000 करोड़। एग्रीकल्चर 1,71,000 करोड़। एजुकेशन 1,28,000 करोड़। हेल्थ 98,000 करोड़। अर्बन डेवलपमेंट 96,000 करोड़। आईटी एंड टेलीकॉम 95,000 करोड़। एनर्जी 81,000 करोड़। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 65,000 करोड़। सोशल वेलफेयर 60,000 करोड़। साइंटिफिक डिपार्टमेंट 55,000 करोड़। तो मेजर आइटम्स डिसेंडिंग ऑर्डर में यहां पर मेंशन्ड है जिन चीजों पे खर्चा भारत सरकार कर रही है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स इन इंडिया, किन किन स्कीमों पे किस किस तरीके से एलोकेशन किया जा रहा है, आइए देखते हैं। जो इन्वेस्टमेंट इंजन फॉर डेवलपमेंट देखा था फर्स्ट स्लाइड में, इन्वेस्टमेंट कहां कहां किया जा रहा है, आइए देखते हैं। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, कुपोषण से बच्चों को बचाने के लिए और बड़ों को सही पोषण देने के लिए। एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज, आपको एक बड़ा अच्छा आंकड़ा बताते हैं, 23 आईआईटीज में एनरोलमेंट्स डबल से ज्यादा हो गए हैं। इस वजह से आप ये सोच के देखिए, जो टेक्नोलॉजिकल ब्रेन है, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, साइंटिफिक ब्रेन है, वो कितनी बढ़ रही है, तो उसकी कैपेसिटी और बढ़ानी चाहिए। उसके बाद है डे केयर कैंसर सेंटर्स इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। तो कैंसर के केसेस क्योंकि बढ़ने लगे हैं, इस वजह से आप कैंसर पेशेंट्स को सपोर्ट करने के लिए ये चीजें बना रहे हैं। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन, ये सपोर्ट है। नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग टू बी सेट अप विद ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड पार्टनरशिप्स, बहुत जरूरी चीज है। स्किल डेवलपमेंट का ही फोकस होना चाहिए। आने वाले टाइम में जो एक चीज आपके काम आएगी और आपके साथ जीवन भर रहेगी, वो है आपका हुनर, आपका स्किल। ये बात याद रखिएगा, वो ही आपको एम्प्लॉयबल बनाएगा। अटल टिंकरिंग लैब्स, 50,000 labs to be set up in government schools in next 5 years. Again, they are promoting research, development, innovation, technology. Tinkering का मतलब होता है छेड़खानी करते करते कुछ बन जाएगा, तो इनोवेशन इसको प्रमोट कहते हैं। और सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन विद अ टोटल आउटले ऑफ 500 करोड़। ये सुन के बहुत लोग जो है मायूस हो जाएंगे, 500 करोड़ का बजट कुछ नहीं होता है। इट इज नॉट इवन 100 मिलियन डॉलर्स का भी बजट नहीं है। तो 500 करोड़ का बहुत कम बजट होता है जिसकी तरफ एलोकेशन किया गया है एआई पे, जहां पे पूरी दुनिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है। हाल ही में ट्रंप के आने के बाद यूएस में बड़े दिग्गजों ने $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिट करा है। उसके सामने भारत $100 मिलियन भी नहीं कर रहा है। तो इट इज वेरी लेस इन्वेस्टमेंट, लेकिन कहीं शुरुआत तो होनी चाहिए, वो शुरुआत हुई है। देखते हैं कि ओपन एआई, डीप सीक का इक्विवेलेंट इंडिया में क्या बनता है। तो फोकस ऑन 4 मेजर कास्ट, लेकिन कास्ट में वो कास्ट नहीं है जो हम सोच रहे हैं। कास्ट का मतलब है गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी। इन पे अलग से फोकस है और डेवलपमेंटल मेजर्स जो है यहां पर आए हैं। तो एग्रीकल्चर, जिसको भारत सरकार सपोर्ट कर रही है, 1,70,00,000 किसान परिवारों को, फार्मर फैमिलीज को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। 1.7 करोड़ फार्मर फैमिलीज। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट्स को एग्रीकल्चरल तरीके से पूरे डिस्ट्रिक्ट को डेवलप ये करा जाएगा दैट दिस इज एन एग्री डिस्ट्रिक्ट। अकॉर्डिंगली उसकी मार्केटिंग करी जाएगी। जो भी चीजें वहां पे उगेंगी, वहां के फार्मर्स उस चीज का सही प्राइस रियलाइज कर सके या सही दाम जो है उनको मिल सके, उस चीज को रियलाइज करा जाएगा। इसकी मार्केटिंग कैसे होगी, इसका बिल और पूरी की पूरी स्कीम पार्लियामेंट में टेबल होने के बाद डिस्कस करेंगे। टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स एंड लाइकली टू हेल्प 1.7 करोड़ फार्मर्स। फिर है इनहैंस्ड क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड के 2 टारगेट्स होते हैं, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ लोन एंड एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ लोन। एडिक्वेट तो चलिए एक दूसरी चीज है, लेकिन लोन टाइम पे मिलना चाहिए, जो केसीसी के जरिए दिया जाता है। केसीसी की लिमिट जो है हर किसान पे 3 लाख रुपए की थी, जिसे बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अ मैसिव सपोर्ट प्रोवाइडेड टू एग्रीकल्चरल फार्मर्स। तो इसमें शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन एंड डेयरी फार्मर्स विद एनहांस्ड लोन ऑफ 5 लाख। पहले इसकी लिमिट 3 लाख रुपए हुआ करती थी। यहां पे मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पहले जमाने में जब किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम आई थी, 1990s में स्कीम आई थी, उस टाइम पे ये सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स को कवर करता था। कुछ साल पहले इसमें फार्मर्स के साथ फिशरमैन को भी जोड़ दिया गया।
लेकिन फिशरमैन के लिए आप यह ध्यान रखें कि अगर फिशरमैन को लोन चाहिए तो वो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू लेता है। नेट खरीदना है, बोट खरीदनी है, जीपीएस सिस्टम खरीदना है, कुछ भी खरीदना है तो उसको क्रेडिट केसीसी के थ्रू मिलता है। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, भारत हिस्टोरिकली स्पीकिंग कॉटन प्रोड्यूसर रहा है, कॉटन रूट और सिल्क रूट भारत का भी रहा है। तो इस वजह से इस वक्त मिशन जो है कॉटन प्रोडक्टिविटी का इंक्लूड करा है एनहांस करने के लिए 5-year मिशन टू फैसिलिटेट इंप्रूवमेंट्स इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग, कि कॉटन फार्मिंग को सस्टेन किया जाए। इस चीज को सस्टेन इसलिए करना है क्योंकि कॉटन एक ऐसा क्रॉप है जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एरियाज में उग सकता है। ब्लैक सॉइल रीजन, रेगुड सॉइल जो कि डेक्कन प्लेटो में पाया जाता है, अच्छी क्वालिटी का कॉटन होता है, तो कॉटन को उगाने के लिए सपोर्ट भी करना चाहिए। और इस वजह से कॉटन के फार्मर्स के लिए ये खासकर स्कीम अप्लाई करी गई है। फिर बारी आती है ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, विच इज जो पुराने जमाने में ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे इनको HYV सीड्स कहा जाता था। हाई यील्डिंग सीड्स यानी कि टेक्नोलॉजिकली एनरिच्ड सीड्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स टू आर टारगेटेड डेवलपमेंट एंड प्रोपगेशन ऑफ सीड्स विद हाई यील्ड, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। देखिए इसकी तरफ नेशनल मिशन तो है, ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है, लेकिन इसका क्या इंपैक्ट रहेगा हमारे सॉइल पे, हमारे ग्राउंड वाटर पे, इस चीज की पूरी जांच हो जाने के बाद ही हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंप्लीमेंट होना चाहिए, यूज करा जाना चाहिए। यहां पे आपको यह बता दूं, मॉन्सेंटो द्वारा मैन्युफैक्चर्ड जो HYV सीड्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स 2011-12 में भारत में लाने की कोशिश करी गई थी, उन पे सुप्रीम कोर्ट ने एक मोराटोरियम लगा दिया था, जिसको BT टेक्नोलॉजी के थ्रू इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी गई थी, बसाइलस थुरिंजियंसिस। तो BT से जो भी चीजें उगती हैं, BT टोमेटो, पोटैटो, आलू, प्याज, टमाटर, ये सब चीजें, ब्रिंजल, बैंगन, अब ये सब नहीं उगेगा। BT से सिर्फ कॉटन उगाने की अनुमति है, लेकिन बाकी चीजों की अनुमति को कैंसिल कर दिया गया था। मखाना बोर्ड इन बिहार, भाई मखाने खाते हो, क्या बोलते हैं? फॉक्स नट्स, मुझे भी आज ही पता चला है, फॉक्स नट्स। मखाना बोर्ड इन बिहार, बिहार मखानों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। मैं आपको यह बता दूं, अगर आप आज की डेट में खाने पीने के बिजनेस में कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, मखानों का कंजम्पशन जितना स्पीड पे ग्रो कर रहा है इंडिया में और अब्रॉड, कोई और बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा है। अगर आप मखानों को लेकर धंधा बना सकते हैं तो जरूर कोशिश करें। मखाना बोर्ड बिहार में मिला है, इसके 2 रीजंस हैं। एक तो बिहार सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, दूसरा बिहार एक समर्थक है भाजपा सरकार का NDA अलायंस में। टू बी सेट अप टू इंप्रूव प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एड एंड मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, FPOs। इंडिया पोस्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी। देखिए कैटलिस्ट के लिए पोस्ट करना भी चाहिए। रूरल इकोनॉमी का डेवलपमेंट जो है डिपेंड करता है 2 चीजों पे। पहली चीज है एग्रीकल्चर और दूसरी चीज है MSME सेक्टर। जब एग्रीकल्चर और MSME सेक्टर को कंट्रीब्यूशन मिलेगा, वो ही चीज रूरल इकोनॉमी को बढ़ाएगी और माइग्रेशन को रोकेगी। तो रूरल कम्युनिटी हब, कोलोकेशन, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज, DBT, कैश आउट एंड EMI पिकअप। अब देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है जनधन योजना के तहत, कैश आउट एंड EMI पिकअप, क्रेडिट सर्विसेज टू माइक्रो एंटरप्राइजेस, इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। MSME, इंश्योरेंस एंड असिस्टेड डिजिटल सर्विसेज, इंश्योरेंस की सुविधा अब रूरल एरियाज में भी प्रोवाइड करें। अब फार्मर्स का जो सपोर्ट है उसमें लेके आप आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बने। तो इस काम के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? आपको बचपन में आपके माता पिता ने बोला होगा, आपकी मम्मी ने बोला होगा, बेटा दाल खाया करो, दाल से प्रोटीन मिलता है। बात बिल्कुल सही है, दाल खाएं, अच्छी मात्रा में खाएं। यह चीज भारत सरकार ने रियलाइज करके नेशनल मिशन फोकस करा है पल्सेस पे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उन पल्सेस पे फोकस किया गया है जो पल्सेस भारी मात्रा में भारत में उगाई और कंज्यूम खाई जाती हैं। तूर की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, एम्फसाइजिंग डेवलपमेंट एंड कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स, ताकि ये और मात्रा में उग सके। एनहांसिंग प्रोटीन कंटेंट, अब जब सीड्स की वैरायटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, तो प्रोटीन कंटेंट बढ़ाया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, स्टोरेज की कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। ये सारी चीजें करी जा रही हैं। तो एक तरीके से इंसेंटिव है इन 3 दालों के किसानों को कि आप इसको भारी मात्रा में उगाएं, तो आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा इन दालों को बेचने से। तो ये फोकस है। अब आते हैं MSME इंडस्ट्री पे।
हमारी इकोनॉमी का जो मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंडरी सेक्टर का बैकबोन या रीढ़ की हड्डी है, वो प्राइमरी या बड़ी कंपनीज द्वारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो है इन छोटी छोटी कंपनीज द्वारा मैन्युफैक्चरिंग जो करी जाती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एमएसएमई सेक्टर। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज टोटल मैन्युफैक्चरिंग का 36% मैन्युफैक्चरिंग केटर करता है या 36% प्रोडक्ट्स केटर करता है। उसी के साथ साथ मैं आपको यह बता दूं, एमएसएमई सेक्टर का प्रोड्यूस बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करा जाता है। तो एमएसएमई सेक्टर के फायदे आपको और हमें क्या मिलते हैं या अर्थव्यवस्था को क्या मिलते हैं? पहला फायदा यह मिलता है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज द्वारा चीजें जो मैन्युफैक्चर करी जाती हैं, पूरी मैन्युफैक्चरिंग का 36% है। दूसरा फायदा, एमएसएमई सेक्टर के गुड्स, बनाए हुए गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करे जाते हैं। तीसरा फायदा यह है, एमएसएमई सेक्टर बहुत भारी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। तकरीबन 6 करोड़ एमएसएमईज हैं जो 11 करोड़ से ऊपर लोगों को एम्प्लॉय करती हैं। तो हर तरीके से एमएसएमई हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस को सपोर्ट देने के लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा, जिसका क्रेडिट लिमिट 5 लाख रुपए तक होगा, कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स विद 5 लाख लिमिट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल। पहले साल 10 लाख सच कार्ड्स विल बी इशूड। 1 मिलियन कार्ड्स इशू करे जाएंगे, जो कि एक छोटा नंबर है लेकिन फिर भी स्टार्ट करते हैं। जो पहली बार फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडिंग वुमेन, एससी, एसटी। न्यू स्कीम टू बी लॉन्च टू प्रोवाइड टर्म लोन्स अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 इयर्स। अगले 5 साल में 2 करोड़ तक का जो है आपको शुल्क लोन के तौर पे दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक मिशन है मेक इन इंडिया के तहत, जो कि बहुत अच्छा मिशन है। इज ऑन द मैंडेट टू फोकस ऑन ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज, कितना आसान है बिजनेस करना भारत में। फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स फॉर इन डिमांड जॉब्स, कि फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स रहे। अ वाइब्रेंट एंड डायनामिक एमएसएमई सेक्टर, ये बनेगा, ये रिजल्ट है। टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी हो, प्रोडक्ट्स अच्छे हो, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट, क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट, क्योंकि क्लाइमेट को हम नहीं छोड़ सकते। फिर बात होती है लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे, ये भी इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। बात होती है सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, बात होती है हेवी ऑटोमेशन की, बात होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बात होती है रोबोट्स को इंप्लीमेंट करने की। लेकिन यह बात नहीं होती कि इन चीजों के आगमन से कितनी भारी मात्रा में बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। सरकार को हर चीज के बारे में सोचना है। इतनी बड़ी जनसंख्या में जो देश है, वो अपनी लेबर के बारे में, लोगों के बारे में टेक्नोलॉजी से पहले सोचेगा, तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को नहीं छोड़ा जा सकता। फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर्स, ये सनराइज इंडस्ट्रीज कहलाई जाती है। यहां 22 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा टू जनरेट टर्नओवर ऑफ 4 लाख करोड़ एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ 1.1 लाख करोड़। इस पे फोकस प्रोडक्ट स्कीम करी गई है। इंडियन फुटवेयर और लेदर बहुत पॉपुलर सेक्टर है। मेजर्स फॉर द टॉय सेक्टर, टॉय इंडस्ट्री भी भारत की बहुत बड़ी है। चाइना जितनी बड़ी नहीं है, क्योंकि हमारा टॉय जो है वो अच्छी क्वालिटी का भी होता है और थोड़ा प्राइसी भी होता है। फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर्स, स्किल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम दैट विल क्रिएट हाई क्वालिटी, यूनिक, इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल टॉयज टू रिप्रेजेंट मेड इन इंडिया ब्रांड। तो टॉय सेक्टर। सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग बहुत बड़ा सेक्टर है, सबसे बड़ा पोटेंशियल है। 2025-26 तक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल है 535 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार, enhanced income for farmers and skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth, ये काम किया जा रहा है। एक चेंज हुआ है एमएसएमई सेक्टर्स को एलोकेशन करते वक्त कि एमएसएमईज की डेफिनेशन बदल दी गई है। यानी अब जो क्राइटेरिया माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को डिराइव करने के लिए किया जाता था, वो क्राइटेरिया रिलैक्स हो गया है। यानी कि अब और बहुत सारी इंडस्ट्रीज एमएसएमई में क्वालिफाई कर जाएंगी। अगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज एमएसएमई में क्वालिफाई कर जाएंगी तो एमएसएमई के एडवांटेजेस उन सारी ही कंपनीज और इंडस्ट्रीज को मिलेगा। तो पहला क्या चेंज है कि क्रेडिट गारंटी कवर एमएसएमईज के लिए 5 से 10 करोड़ कर दिया गया है, हैज इंक्रीज फ्रॉम 5 to 10 करोड़, और स्टार्टअप्स के लिए 10 से 20 करोड़ कर दिया गया है। इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 20 करोड़। एक्सपोर्टर एमएसएमईज, जो एक्सपोर्ट करते हैं एमएसएमईज, टर्म लोन्स अप टू 20 करोड़।
जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनको टर्म लोन 20 करोड़ तक का दिया जाएगा। तो ये तो क्रेडिट गारंटी कवर है। इसके सिवा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो क्राइटेरिया था पहले, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दो बेसिस पे किया जाता था। तो पहले क्या था, 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक का टर्नओवर, इसको बोलते थे माइक्रो एंटरप्राइज। उसके बाद 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ तक का टर्नओवर, इसको बोलते थे स्मॉल एंटरप्राइज। 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ तक का टर्नओवर, इसको बोलते थे मीडियम एंटरप्राइज। 1, 10, 50। इन लिमिट्स को रिवाइज करके क्या कर दिया गया है, अगर 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा तो रिवाइज जो है 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ तक का टर्नओवर, 2.5 और 10, ये चीज हो गई है माइक्रो एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन। 25 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ तक का टर्नओवर, ये हो गया है स्मॉल एंटरप्राइज। 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ तक का टर्नओवर, ये हो गया है मीडियम एंटरप्राइज। डेफिनेशंस ऑफ ऑल हैव बीन रिवाइज्ड। तो 2.5, 25, 125 और टर्नओवर क्या है, 10, 100 और 500। अब आप बोलेंगे कि ये क्या है, ये ठीक है या गलत है, ये बेनिफिशियल है या बेनिफिशियल नहीं है। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। पहले क्या होता था, 250 करोड़ तक के टर्नओवर तक लोगों कंपनीज को आप एमएसएम यानी कि मीडियम एंटरप्राइज तक कैलकुलेट करते थे। यानी एमएसएमई के बेनिफिट्स उन कंपनीज को मिलते थे जिनका टर्नओवर 250 करोड़ तक होता था। अब एमएसएमई के बेनिफिट्स उन सबको मिल जाएंगे जिनका टर्नओवर 500 करोड़ तक होगा। तो बेनिफिट्स में और ज्यादा इंडस्ट्रीज इंक्लूड हो सकती हैं। दिस इज समथिंग विच इज मैसिवली बेनिफिशियल। तो ये एमएसएमई में ग्रोथ है। फिर आता है टूरिज्म सेक्टर लेड ग्रोथ। टूरिज्म भारत में कम रहा है। टूरिज्म के लिए लोगों ने और देशों में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो कि कुछ चीपर कंट्रीज हैं, वहां जाना शुरू कर दिया है। इंडिया हैज डिक्लाइंड ऑन टूरिज्म। तो टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए, टूरिज्म लेड ग्रोथ के लिए भारत सरकार का क्या एक निशाना रहेगा, किन चीजों पर रहेगा, वो है ई वीजा फैसिलिटीज स्ट्रीमलाइन करी जाएंगी। इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट फॉर आवर यूथ, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स टू स्टेट्स की स्टेट्स कुछ डेवलप करें। टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स टू बी डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स, ये चीज डेवलप करी जाएगी। 50 साइट्स जहां जो विजिट करने लायक हो। ये भारत सरकार पहले भी कर चुकी है अंडर इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन। ईज ऑफ ट्रैवल एंड कनेक्टिविटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, कि वहां पे क्या साधन है पहुंचने का, चाहे फ्लाइट हो, ट्रेन हो, रोड हो, कोई नेटवर्क होना चाहिए, वो अच्छा नेटवर्क होना चाहिए टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद स्टेट्स को सपोर्ट किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आउटले ऑफ 1.5 लाख करोड़, 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट्स फॉर केपेक्स एंड इंसेंटिव्स फॉर रिफॉर्म्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत भारी फोकस है। जब तक आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस नहीं करेंगे, तब तक आप इस चीज को ध्यान रखें, डेवलपमेंट नहीं होगा, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो 1.5 लाख करोड़ का लोन 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है राज्यों को, ताकि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट भी उस तरफ मेहनत करे। जल जीवन मिशन 100% कवरेज टू एक्सटेंड टिल 2028 विद एन एनहांस्ड आउटले। जल जीवन मिशन, जहां पे जल जो है वो हर घर तक पहुंचे, हर घर जल। फिर आता है पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। इस तरफ तो बहुत मैसिव एलोकेशन है और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो फोकस है वो 100 गीगावाट का रखा गया है इस बजट में। तो ऑगमेंटेशन ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन, ये चीज इसके बारे में जो है बात करी गई है। फिर एसेट मोनेटाइजेशन प्लान लॉन्च टू प्लाउ बैक कैपिटल ऑफ 10 लाख करोड़ इन न्यू प्रोजेक्ट्स। नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये किया जाएगा। अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़ टू इंप्लीमेंट द प्रपोजल फॉर सिटीज एज ग्रोथ हब्स, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड वाटर सैनिटेशन। कि वाटर सैनिटेशन जो है वो चीज करी जा रही है। फिर डेवलपमेंट करा गया है मरीन डेवलपमेंट फंड का। अबाउट टाइम ये होना चाहिए था। भारत की इतनी लंबी कोस्टलाइन है, उस कोस्टलाइन का फायदा उठाने के लिए आपको उसे कमर्शियल करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ वाटरवेज एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मरीन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहां पे आप मरीन फूड्स को फिश करें और उसको एक्सपोर्ट कर सके। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, तो न्यूक्लियर एनर्जी पे ही 100 गीगावाट का जो है वो टारगेट है। अमेंडमेंट्स टू एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लिबर्टी फॉर न्यूक्लियर डैमेज विल बी टेकन अप फॉर एक्टिव पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर।
उड़ान स्कीम है कनेक्टिविटी टू 120 न्यू डेस्टिनेशंस एंड 4 करोड़ पैसेंजर्स इन द नेक्स्ट 10 इयर्स, 120 डेस्टिनेशंस आएंगी। फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वेस्टर्न कोशी कनाल ईआरएम प्रोजेक्ट्स, ये दिया गया है। एंड स्वामी फंड 15,000 करोड़ का एक्सपेडिशियस कंप्लीशन ऑफ 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस। तो ये सारी चीजों पे इन डिटेल चीजें देखी जाएंगी आने वाले अगले 1-2 हफ्ते में, जब टेबल करा जाएगा कि ये स्कीम्स एक्चुअली में इंप्लीमेंट कैसे होंगी। एक नजर डालते हैं रेलवे बजट पे। रेलवे बजट का क्या रेवेन्यू रहेगा? देखिए, रेलवे की अर्निंग्स है पैसेंजर ट्रैफिक से 93,000 करोड़, 93,000 करोड़ इंडियन रेलवे पैसेंजर ट्रैफिक से कमाएगा, और 1,88,000 1,88,000 करोड़ जो है वो फ्रेट ट्रैफिक से कमाएगा। इसमें से रेलवे का जो खर्चा रहेगा वो रहेगा 98%। ऑपरेटिंग रेशो इज 98.43%। सो आप नेट रेवेन्यू देख सकते हैं, तकरीबन 3,000 करोड़ का जो है वो नेट रेवेन्यू है इसका। सो इंडियन रेलवेज जो है वो ठीक ठाक फंक्शन कर रहा है, क्योंकि इंडियन रेलवेज की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। रीजन बीइंग कि रेलवेज के टैरिफ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाए जा सकते। फिर इंप्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमने देखा है। नेशनल हाईवे में इंप्रूव हुआ 97,000 किलोमीटर से 1,44,000 किलोमीटर पे पहुंच गए। कार्गो ट्रैफिक 581 मिलियन टन से 720 मिलियन टन पहुंच गया। इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट 22,000 किलोमीटर से 50,000 किलोमीटर पे पहुंच गया। एयरक्राफ्ट मूवमेंट जो है 16 मिलियन टन से 25 मिलियन टन पे पहुंच गया, और एयरपोर्ट्स 74 से 149 पहुंच गए। तो एयरपोर्ट्स की भी संख्या जो है वो डबल हो गई है। तो ये चीज देखी गई है। फिर आते हैं आखिरी चीज, टैक्सेशन। टैक्सेशन में क्या क्या चीजें बोली गई हैं, सेसेस के बारे में, ड्यूटीज के बारे में, किन किन चीजों पे जीएसटी को लेकर चेंजेस हुए हैं, और मिडिल क्लास को क्या मिला है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, आप जानते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो है जो हम अपनी पॉकेट से पे करते हैं, जो टैक्स की लायबिलिटी जिस पे पड़ती है वही पे करता है। पर्सन पेज टैक्स फ्रॉम ओन पॉकेट, जैसे कि इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, पर्सन कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से लेके भारत सरकार के पास रिटेलर या होलसेलर या मैन्युफैक्चरर जमा करता है, जैसे जीएसटी। तो बात हो रही है टैक्स प्रपोजल्स की। रिमूवल ऑफ 7 टैरिफ रेट्स, 7 अलग अलग टैरिफ रेट्स कम करे जाएंगे। अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज, सेसेस के कंसोलिडेशन के बारे में बात रखी गई है। इतने मल्टीपल सेसेस, कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस, एजुकेशन सेस, पेट्रोल सेस, हाईवे सेस, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, इतने दुनिया भर के सेसेस आप लगाते चले जाते हो। इन सेसेस को कंसोलिडेट करो और सरचार्ज को भी कंसोलिडेट किया जाए। ये बहुत अच्छा प्रस्ताव जो है वो रखा गया है वित्त मंत्री द्वारा। अप्लाई इक्विवेलेंट सेस टू मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंस ऑन मोस्ट आइटम्स एंड लोअर सेस ऑन सर्टेन आइटम्स। कुछ कुछ आइटम्स पे सेस कम करा जाए, बाकियों पे सेस जो है आप कंसोलिडेट करें। फिर बारी आती है कस्टम्स ड्यूटी पे। कस्टम्स ड्यूटी में आपको बता दूं एक्सपोर्ट ड्यूटी कहलाई जाती है। सो मेक इन इंडिया एग्जेम्पशन टू ओपन सेल फॉर एलईडी, एलसीडी टीवी, लूम्स फॉर टेक्सटाइल, कैपिटल गुड्स फॉर लिथियम आयन बैटरी ऑफ मोबाइल फोन्स एंड ईवीज। प्रमोशन ऑफ एमआरओ यानी मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन, एग्जेम्पशन फॉर 10 years ऑन गुड्स फॉर शिप बिल्डिंग एंड शिप्स फॉर ब्रेकिंग, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ रेलवे गुड्स इंपोर्टेड फॉर रिपेयर्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स फॉर हैंडक्राफ्ट एंड लेदर सेक्टर्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन किया जा रहा है, ड्यूटी फ्री इनपुट्स दिए जाएंगे हैंडीक्राफ्ट और लेदर गुड्स को, इन दोनों सेक्टर्स को प्रमोट किया जा रहा है। और ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए रूल्स को रिलैक्स किया गया है। इसके सिवा 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो एग्जेम्प्टेड लिस्ट में डाल दिए गए हैं, मतलब इन पे जीएसटी नहीं लगेगा। 6 मेडिसिन को 5% की ड्यूटी के लिस्ट में रखा गया है, जो कि कम ड्यूटी है। 37 मेडिसिन एंड 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स इन एग्जेम्प्ट लिस्ट। तो 37 मेडिसिन जो है वो एग्जेम्प्ट लिस्ट में आ रही है। तो सिवियर क्रॉनिक डिजीज, कैंसर डिजीज, रेयर डिजीजेस, इन सब की मेडिसिन जो है ये प्रोवाइड की जा रही है। फिर टीडीएस टीसीएस में कुछ रिलैक्सेशन है। यहां पे मैं आपको ये बता दूं कि टीडीएस टीसीएस का मतलब ये नहीं कि टैक्स कम हुआ है, टैक्स आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। बस ये है कि जब आपको पेमेंट मिलेगी तो कम टैक्स कट के मिलेगी, उस पे जो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा वो लेटर डेट को पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन टैक्स पूरा देना पड़ेगा। तो टैक्स डिडक्शन लिमिट सीनियर सिटीजन्स के लिए जो पहले 50,000 रुपए पे टीडीएस कट के मिलता था, अब वो 1 लाख रुपए की लिमिट कर दी गई है। 1 लाख रुपए तक टीडीएस नहीं कटेगा, उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये चीज करी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि टैक्स का रेट कम है, टैक्स उतना ही लगेगा, आपको ही बाद में भरना पड़ेगा।
वैसे ही एनुअल लिमिट जो 2,40,000 का था टीडीएस ऑन रेंट पे, ये अब 6 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी 6 लाख रुपए पे टीडीएस कटेगा। अगर 6 लाख रुपए से ऊपर का रेंट होगा तो टीडीएस कटेगा, उसके नीचे टीडीएस नहीं कटेगा। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू फाइल अपडेटेड रिटर्न्स फ्रॉम द करंट लिमिट ऑफ 2 years to 4 years, 2 साल से 4 साल कर दिया है वॉलंटरी कंप्लायंस। तो कंप्लायंस का बर्डन जो है वो थोड़ा सा इजी किया गया है। अब आते हैं स्लैब पे। स्लैब में जो है वो 2 तरह के चेंजेस करे गए हैं। देयर आर 2 चेंजेस दैट हैव बीन डन इन स्लैब्स। जो पहला चेंज है वो ये है कि फ्लैट 12 लाख रुपीस का स्लैब इंट्रोड्यूस किया है। अगर आपकी इनकम अप टू 12 लाख है, या अगर आपको तनख्वाह मिलती है, सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं आप, और आपकी तनख्वाह 12,75,000 रुपीस आती है, तो आप ये समझ के चले कि सैलरीड इंडिविजुअल 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेता है। इसके बाद इसे 12 लाख रुपए की इनकम बचती है, और जिसको 12 लाख नॉन सैलरी तरीके से मिलते हैं और 12 लाख तक की इनकम होती है, 12 लाख तक की इनकम पे इन दोनों ही लोगों पे जो टैक्स होगा वो होगा निल। इनकम टैक्स विल बी जीरो इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। और जिसकी इनकम 12 लाख से ज्यादा होगी, द पर्सन हु विल बी अर्निंग मोर देन 12 लाख रुपीस, उसके ऊपर एक नया स्लैब अप्लाई होगा। और वो नया स्लैब क्या है, आइए देखते हैं। नया स्लैब है 0 to 4 lakhs, आपके ऊपर टैक्स रेट है 0। 4 to 8 lakhs टैक्स रेट इज 5%। 8 to 12 lakhs टैक्स रेट इज 10%। 12 to 16 lakhs 12 से 16 लाख टैक्स रेट 15% है। 16 से 20 लाख टैक्स रेट 20% है। 20 से 24 लाख टैक्स रेट 25% है, और 24 लाख से ऊपर पे टैक्स रेट 30% है। तो ये तब होगा अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा है। तो आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि बेवकूफ बना दिया या ऐसा हो गया वैसा हो गया। जिन लोगों की आय 12 लाख रुपए तक की है उनके ऊपर 0 टैक्स है, और जिन लोगों की आय 12 लाख से ऊपर की है वो इस स्लैब का फायदा उठा सकते हैं। तो फिर से देख लीजिए, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, above 24, और टैक्स रेट है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। इसके साथ मैं आपको पिछला टैक्स स्लैब भी बता देता हूं, क्योंकि पिछली बार नया टैक्स स्लैब आया था। 0 to 3 lakhs निल था, अब यही चेंज हो गया है, 0 to 4 lakhs हो गया है। 3 to 7 lakhs, 7 to 10, 10 to 12, 12 to 15 एंड above 15। तो इस तरीके से ये सब चीजें करी गई थी, और अब ये स्लैब जो है चेंज होके नया स्लैब हो चुका है, ये आप ध्यान रखें। तो जो पार्टिंग वर्ड्स थे वो क्या थे? 11 साल हो चुके हैं नई सरकार को। ये है मोदी 3.0 का बजट, पहला फुल फ्लेजेड बजट। In 2014, there was a responsibility to amend the economy and put governance systems in order. The need of the hour was कि इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करें, सपोर्ट टू मच नीडेड रिफॉर्म्स एंड गिव होप टू द पीपल, लोगों को एक आशा दें। द गवर्नमेंट सक्सीडेड विद अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑफ नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट का मतलब है भारत के लोग सबसे पहले, इंडिया फर्स्ट। एंड इट इज नाउ अप्रोप्रिएट टू लुक एट वेयर वी आर टिल 2014, और अब हम कहां पहुंच चुके हैं। सो गवर्नमेंट विल ले अ व्हाइट पेपर ऑन द टेबल ऑफ द हाउस, जिसमें प्रस्ताव यह रखा गया है कि एक नया इनकम टैक्स आएगा। जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था वो 1962 का था, 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, और एक नया इनकम टैक्स आने का टाइम जो है आ गया है। इसके बारे में प्रस्ताव रखा जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमें ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं आने वाले 1 हफ्ते में बजट को लेकर क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगे। स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर लिख के बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जरूर बताएं, आपका एक कमेंट, एक लाइक हमारा प्रोत्साहन बढ़ाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।